Good morning, students. Today I am going to discuss some of the remaining cell organelles that are left from your first chapter, that is cell, the fundamental unit of life. In our earlier classes we have discussed most of the cell organelles. Only 2 to 3 cell organelles are left. The first among them is vacuoles. अगर हम vacuoles की बात करते हैं तो vacuoles are those cell organelles which are having a single membrane. Plus, the vacuoles are present in both animal and plant cell, but there is different in the size of the vacuoles. अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में वैक्यूल का नंबर कम होता है, सो नंबर इज लेस बट द साइज इज वेरी लार्ज. वैक्यूल आर ऑफ वेरी लार्ज साइज इन प्लांट्स. तो अगर हम एक प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल का ऑलमोस्ट जितना भी सेंटर पार्ट प्रेजेंट होता है दैट इज अकोमोडेटेड बाय अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल. अगर सेंटर में इतना बड़ा दिस वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो बाकी की सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टर्मिनल रीजन्स पे, पेरिफ्री पे प्रेजेंट होती हैं. So in plants a large centrally located vacuole is present and rest of the organelles are present in the peripheral region. Even nucleus also present at the periphery. और हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में नंबर इज मोर. वैक्यूल्स बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं बट वो छोटे साइज के होते हैं. साइज इज स्मॉल. This is the difference between the vacuoles of plants and animals. Vacuole function क्या करता है? अगर हम vacuole की outer membrane की बात करें तो single membrane is there and this single membrane of vacuole is known as tonoplast. उसे हम tonoplast बोलते हैं. This vacuole is filled with plants basically इसको storage purpose के लिए use करते हैं and this vacuole is filled with cell sap. सैप से हम क्या समझते हैं? सिंपली मीन्स यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है और उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट है. वाटर इज देयर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, वेरियस थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं. तो वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ये सेल सैप को स्टोर करता है. दूसरा फंक्शन ये क्या करता है? ये वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्मोरेगुलेशन. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन मेंटेनेंस ऑफ ओस्मोरेगुलेशन. वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. प्लांट्स में ये सेल के शेप स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है प्लस ये सेल की इलोंगेशन, साइज एनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है. कैसे? अगर वैक्यूल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, ज्यादा सेल सैप स्टोर होगा तो वैक्यूल का साइज बढ़ेगा. अगर वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो प्लांट सेल का भी साइज बढ़ेगा ताकि इतने ज्यादा वैक्यूल, बड़े साइज के वैक्यूल को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके. सो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द एनलार्जमेंट ऑफ प्लांट सेल. दीज आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स. दूसरी जो हमारी ऑर्गेनेली है दैट इज सेंट्रोजोम. अगर हम सेंट्रोजोम की बात करते हैं तो सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. सेंट्रोजोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. इन प्लांट सेल्स द सेंट्रोजोम इज एब्सेंट. एक तो ये याद रखना है. दूसरी चीज, सेंट्रोजोम प्रेजेंट कहाँ होती है? एनिमल सेल्स में. इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स. 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं. सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ओवर हियर 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट और इन सेंट्रियोल्स में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड दीज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट 90 डिग्री टू ईच अदर. तो एक नॉन डिवाइडिंग सेल में, इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, जब ये सेल डिवाइड नहीं कर रही है उस टाइम पे दीज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट, और यू कैन से नियर द न्यूक्लियस. लेकिन जब एक सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है
उस टाइम पे ये सेंट्रियोल्स अपनी कॉपी बनाते हैं और ये कहाँ मूव कर जाते हैं, ये सेल के पोल्स के ऊपर, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव कर जाते हैं. दिस सिचुएशन इज टेकिंग प्लेस व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग. तो रिमेंबर, एक नॉन डिवाइडिंग सेल में जब एक सेल नॉर्मली ग्रो कर रही है उस टाइम पे न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स 90 डिग्री टू ईच अदर. बट जब एक सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और दोनों ऑपोजिट पोल्स के ऊपर अरेंज हो जाते हैं. इसका रीजन क्या है, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द, इनका फंक्शन क्या होता है, these are involved in the process of spindle formation. ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. स्पिंडल बेसिकली क्या होंगे, स्पिंडल वो मोटर होती है जो सेल के क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है. जब सेल डिवाइड होगी तो सेल के क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होंगे, आधे एक सेल में एंटर करेंगे, आधे दूसरे सेल में एंटर करेंगे. तो इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम कौन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स करते हैं. और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से अराइज होते हैं, सेंट्रियोल से अराइज होते हैं. प्लांट सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते हैं, सेल प्लेट की वजह से सेपरेट होते हैं, इसलिए वहां पर सेंट्रोसोम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से सेपरेट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिक्वायरिंग सेंट्रोसोम्स. So remember, centrosomes are only present in animal cells and they are absent in plant cells. The another cell organelle is peroxisomes. Peroxisomes is present in both plants and animals and it is also having a single membrane. Plants और animals दोनों में present होती है peroxisome और single membrane होती है. Now peroxisome एक ऐसी ही ऑर्गेनली है जैसे कि हमने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था. हमने बोला कि लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम किसी भी चीज की ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. पेरोक्सिसोम के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम्स उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो ऑक्सीजन के एडिशन से काम करते हैं. इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का फंक्शन होता है ये किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को, जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में हार्मफुल प्रोड्यूस होता है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी की कुछ रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी टॉक्सिक टू आवर बॉडी, तो उसको देयर इज अ एंजाइम दैट इज कैटालेज. और कैटालेज कहाँ प्रेजेंट होता है, इस पेरोक्सिसोम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये कैटालेज इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है एंड दीज आर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू आवर बॉडी. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना. तो पेरोक्सिसोम्स हमारी बॉडी की उन ऑर्गन्स में ज्यादा मिलते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं. और वो ऑर्गन्स क्या हैं, लिवर, किडनी, ये बेसिकली किनके साथ डील करती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ डील करती हैं. सो दीज ऑर्गन्स आर हैविंग हायर नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने के बाद वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. हमने सारी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ ली हैं, तो हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. प्लांट सेल और एनिमल सेल के मेजर डिफरेंसेस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ. फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज हियर सेल वॉल इज प्रेजेंट और एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस, यहां पर लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट है और जिसकी वजह से सारी की सारी ऑर्गेनेलीज पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गई है. इवन ये न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द पेरिफेरी. एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं
इसलिए हमें ऑर्गेनेलीज कहाँ मिलेंगे, प्रॉपर पोजीशन में मिलते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियस भी कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। थर्ड थिंग, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली क्लोरोप्लास्ट, जिससे वो अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। अनदर थिंग, प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम, अभी हमने देखा प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, एब्सेंट, और एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ थिंग इज, जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो जब हम हाइपोटोनिक सेल में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखते हैं तो प्लांट सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट नहीं करती हैं, सो दे डू नॉट बर्स्ट। और इस बर्स्टिंग को कौन प्रिवेंट करता है, सेल वॉल प्रिवेंट करती है। एनिमल सेल्स को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो इजीली बर्स्ट हो जाती है। अगर हम गोल्जी बॉडीज की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडीज एज अ कंप्लीट यूनिट नहीं प्रेजेंट होती है, वो छोटे छोटे सब यूनिट्स में प्रेजेंट होती है, और वहां पर हम इन गोल्जी बॉडीज को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। वाइल एनिमल सेल्स में गोल्जी बॉडीज एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट होती है एंड दे आर नोन एज गोल्जी बॉडीज। These are some of the differences in the, there is difference in the shape and size of the plant cell also. So these are some of the differences in the plant cells and animal cells. Now let's talk about one another topic, that is microscopy. Microscopy simply use of microscope. माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बहुत छोटी जो साइज की चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो छोटे छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हमें एनलार्ज करके दिखाता है, बड़े साइज का करके दिखाता है। एंड दिस एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप करता क्या है, वो मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करता है, एनलार्ज करता है, मैग्नीफाई करता है। दैट मीन्स माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू मैग्नीफाई। अगर हम बताएं कि माइक्रोस्कोप कितना अच्छा है, दैट मीन्स जितना ज्यादा माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होगी, माइक्रोस्कोप उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सिंपली हायर द मैग्निफिकेशन पावर, मोर बेटर इज द माइक्रोस्कोप। दूसरी चीज जो हम माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं, दैट इज रिजोल्यूशन। पहले मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन को हम बेसिकली कैसे डिनोट करते हैं, एक्स मीन्स टाइम्स। अब मैं एक्स के सामने लिख दूं 10x, मीन्स ये माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स एनलार्ज करके दिखाएगा, उससे 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन पावर को देखते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है दो पॉइंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन, कोई भी माइक्रोस्कोप इनको कितना ज्यादा डिस्टेंट करके दिखाता है, हम उसको उसका रेजोल्यूशन बोलते हैं। सो जितना ज्यादा किसी भी मैग्निफिकेशन, जितना ज्यादा उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी, जितना बेटर उसका रेजोल्यूशन होगा माइक्रोस्कोप, उतना ही बेटर होता है। हमें दो माइक्रोस्कोप ज्यादा पढ़ने हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो स्टार्टिंग में जब माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से नहीं बने थे तो कुछ साइंटिस्ट ने सिंगल लेंस को यूज करना स्टार्ट किया था और चीजों को मैग्नीफाई करके देखना स्टार्ट किया था। जैसे हमने देखा कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लेंस बनाया और उससे उन्होंने सेल्स को और चीजों को एनलार्ज करके देखना स्टार्ट किया। बाद में बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस होने लगे और माइक्रोस्कोप के बेटर वर्जन्स आने लगे। आज के दिन हम जो स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, दे आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कैसे माइक्रोस्कोप है, दीज आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, और यू कैन से दीज आर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। जो नॉर्मल व्हाइट लाइट है, विजिबल लाइट है, उस पे ये माइक्रोस्कोप्स फंक्शन करते हैं। इन माइक्रोस्कोप्स में लेंस होते हैं। लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के लेंस डले होते हैं इन माइक्रोस्कोप्स में। वन आर नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकेंड वन आर नोन एज आईपीस। मीन्स हम जो ऑब्जेक्ट, जिस चीज को हम मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं,
उसको हम जिस लेंस के पास रखते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और जिसकी हेल्प से हम देखते हैं मीन्स दैट इज क्लोज टू आवर आईज, दैट विल बी द आई पीस। हम दो तरीके के लेंसेज को यूज करते हैं और सिंपल विजिबल लाइट से हम इसको यू कैन से ऑपरेट कर सकते हैं। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है दैट कैन बी फ्रॉम 300 to 1500 टाइम्स। किसी ऑब्जेक्ट को ये इतना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। दूसरा जो माइक्रोस्कोप है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ही सजेस्ट करता है ये लाइट को यूज नहीं करता है, बट इट इज यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसको यूज करता है? इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। नाउ देयर आर सम ऑफ द डिफरेंसेस फ्रॉम कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहली चीज, दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लाइट माइक्रोस्कोप बहुत छोटे साइज का होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत बड़े साइज का इक्विपमेंट है जिसको एक पूरा रूम चाहिए प्रॉपरली प्लेस करने के लिए, प्लस द इंडिविजुअल जो उस माइक्रोस्कोप को ऑपरेट कर रहा है दैट विल बी हाईली क्वालिफाइड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इजीली कोई भी ऑपरेट कर सकता है। अनदर डिफरेंस इज यहाँ पर लाइट एज अ सोर्स ऑफ यू कैन से इल्यूमिनेशन यूज होती है, यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। तीसरी चीज का डिफरेंस है सैंपल। यहाँ पर लेंसेज यूज नहीं होते हैं। सैंपल जिस चीज को हमने देखना होता है, यहाँ पर हमारा सैंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम जो सैंपल यूज करते हैं वो सैंपल थिक होता है, थिकनेस ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम सैंपल यूज करते हैं दैट सैंपल शुड बी अल्ट्रा थिन, एक्सट्रीमली थिन सैंपल होना चाहिए जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए यूज करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन की बीम उस सैंपल से इजीली क्रॉस कर जाए। अदरवाइज वापस से सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और हमें इमेज दिखाई नहीं देगी। थर्ड चीज क्या होती है, यहाँ पर लेंसेज यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर बायोमैग्नेटिक और यू कैन से मैग्नेट्स आर यूज्ड। इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पर मैग्नेट्स यूज होते हैं, लेंसेज यूज नहीं होते हैं। अनदर डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर लैक्स में होती है। इट कैन बी 1 लाख और 1.5 lakh to 3 lakhs. So the magnifying power is far better than the compound microscope. This is the difference between compound microscope and electron microscope. With this we have completed our first chapter, and next we will start our second chapter, that is tissues.